से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर सलूंबर विधानसभा उपचुनाव जितेश कटारा होंगे बीएपी पार्टी के प्रत्याशी। बीएपी पार्टी ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। तो सलूंबर में विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में बीएपी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है। जितेश कटारा का नाम सामने आया है, जो बीएपी पार्टी के प्रत्याशी रहने वाले हैं सलूंबर विधानसभा उपचुनाव को लेकर। तो अब क्योंकि नामांकन कल से शुरू हो चुका है, 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन की आखिरी डेट है। 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन वेरिफिकेशन होगा। 30 अक्टूबर तक नाम आप वापस ले पाएंगे। 7 सीटों पर उपचुनाव है। 13 नवंबर को, 25 नवंबर को होगी मतगणना और अब सभी पार्टियों में हलचल प्रत्याशियों के नामों को लेकर। अब बीएपी इस क्रम में सबसे आगे बढ़ते हुए सलूंबर विधानसभा सीट से अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। जितेश कटारा बीएपी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बीएपी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया है और अब जितेश कटारा जो है वो बीएपी पार्टी के प्रत्याशी है और चुनावी माहौल जो है वो बदलता नजर आ रहा है। और चलिए जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खनन के खिलाफ एक बड़ी जांच की गई है सीबीआई के द्वारा। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें सफलता भी हाथ लगी है। बिल्कुल आपको जानकारी दे दें, प्रदेश में 10 जगहों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। जयपुर के अलावा टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में ये तलाशी की गई है। कई संदिग्धों के आवासों और व्यावसायिक परिसरों की भी तलाशी ली गई है और सीबीआई ने तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज जो है वो बरामद किए गए हैं। तो राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है। तो खनन के खिलाफ सीबीआई की बड़ी खबर, प्रदेश में 10 जगहों पर सीबीआई ने तलाशी ली है। खनन के खिलाफ सीबीआई ने तलाशी ली है। जयपुर के अलावा टोंक, अजमेर भी सीबीआई के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीबीआई भी एक्टिव मोड पर आ चुकी है। प्रदेश के 10 जगहों पर सीबीआई के द्वारा छापेमारी की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बूंदी में 1 साल पहले दर्ज मामले में सीबीआई की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 26 अप्रैल 2024 को सीबीआई ने दर्ज किया था यह मामला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तो प्रदेश में 10 जगहों पर सीबीआई ने तलाशी ली है। बड़ी खबर यह है कि जयपुर के अलावा टोंक और वहां पर भी जो है कार्रवाई देखने को मिली है। बूंदी में 1 साल पहले जो है सीबीआई की कार्रवाई देखने को मिली थी और 26 अप्रैल 2024 को सीबीआई ने जो है मामला दर्ज कराया था। तो खनन के खिलाफ सीबीआई की ये कार्रवाई है। प्रदेश में 10 जगहों पर सीबीआई ने ये तलाशी ली है और जयपुर के अलावा टोंक, अजमेर और भीलवाड़ा में तलाशी ली गई है। कई संदिग्धों के आवासों और व्यावसायिक परिसरों की तलाशी ली गई है। और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कई सवाल चुनाव आयोग के ऊपर खड़े कर दिए हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, इलेक्शन कमीशन का रवैया अच्छा नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणियां करना उनकी आदत बन गई है। देश में एक बार फिर चुनावी माहौल बन गया है। एक तरफ विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ कुछ राज्यों में उपचुनाव भी है। इन सब के बीच पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने चुनाव आयोग के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल अशोक गहलोत ने महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव की टाइमिंग को लेकर आयोग पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत का कहना है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा के कार्यकाल से ठीक 2 दिन पहले 23 नवंबर को नतीजे आएंगे वो ठीक नहीं है। देखिए, इलेक्शन कमीशन का रवैया अच्छा नहीं है। जिस रूप में महाराष्ट्र के अंदर आप परिणाम आएंगे, उसके बाद में 26 तारीख को लास्ट डे है असेंबली का। इसका मतलब है कि शाम को परिणाम आएंगे, 2 दिन मिलेंगे। ये आज तक इतिहास में कभी नहीं होगा। हरियाणा में उल्टा किया और चुनाव साथ करवाना चाहिए थे इनको, हरियाणा के और महाराष्ट्र के।
दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है, जबकि महाराष्ट्र में एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। ऐसे में अशोक गहलोत का कहना है कि चुनाव नतीजे आने के बाद केवल 2 ही दिन बचेंगे। अशोक गहलोत को आपत्ति है कि आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ जब विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने के 2 दिन पहले ही रिजल्ट आए हैं। अशोक गहलोत के आरोपों पर बीजेपी नेता मुकेश पारिक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस के द्वारा निर्वाचन आयोग पर बार बार टिप्पणी करना एक संवैधानिक संस्था का अपमान है। कांग्रेस ने समय समय पर अपने हिसाब से और अपने लाभ के लिए इस प्रकार की टिप्पणियां करना उनकी आदत बन गई है। पहले कांग्रेस बार बार ईवीएम पर आरोप लगाती रही, लेकिन वो ईवीएम वाली उनका वो खोखला साबित हुआ, जनता समझ गई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की टाइमिंग पर सवाल खड़े करने वाले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव में मिलकर लड़ने और जीतने की बात कही है। साथ ही गठबंधन का फैसला पार्टी आला कमान पर छोड़ा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी और नेता प्रतिपक्ष जूली साहब, दोतासा जी सब मिलकर लगे हुए हैं। हम सब साथ दे रहे हैं उनका। आज ही मैंने बात की सबसे, सभी क्षेत्रों में जहां आम चुनाव हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हो रहे हैं, मैंने खुद ने बात की सबसे और सबको ये कहा भी आप सब मिलके एकजुट होकर चुनाव लड़ो और जीत के आना। हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। हम सब मिलके इलेक्शन लड़ेंगे और चुनाव जीत के आएंगे। बहरहाल कब चुनाव होने चाहिए कब नहीं, ये चुनाव आयोग तय करता है। ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने को वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन जब मौसम चुनावी होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर इसी अंदाज में हमले करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं अपने बयान को लेकर शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से एक नया बयान दे दिया है। दरअसल उनकी तरफ से शिक्षकों के पहनावे को लेकर एक बयान दिया गया था, जिस पर शिक्षकों के द्वारा विरोध किया गया और अब मदन दिलावर का यह कहना है कि जो उनके बयान का विरोध कर रहे हैं वो बेवकूफ है। आप जरा ये रिपोर्ट देखिए। अपने बयानों के लिए चर्चा में रहने वाले सूबे के शिक्षा मंत्री एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। शुक्रवार को 12 पहुंचे मदन दिलावर ने परिधान को लेकर अपने बयान का विरोध करने वालों को बेवकूफ और मूर्ख करार दिया है। देखो, वो शिक्षक बेवकूफ हैं जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो विद्यार्थी है वो आधा समय अपने अभिभावक माँ बाप के पास रहता है, आधा समय विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को और गुरुजनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि बुधवार को नीम का थाना पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि स्कूलों में कुछ शिक्षिकाएं अपना शरीर दिखाते हुए गलत पहनावा पहन कर आती हैं, जिसका बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है। स्कूल में जाती है तो हमारी बच्चियों पर बच्चों को उसका अच्छा संस्कार नहीं होता, यानी कुसंस्कार बनता है। इसलिए उनको सोचना चाहिए कि मैं शिक्षिका हूँ या मैं शिक्षक हूँ, हमको कैसा पहनावा पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। कई मैं शिक्षक बहनों और भाइयों को देखता हूँ क्यों विमल गुटखा खा के जाते हैं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, शिक्षा मंत्री के बयान पर शिक्षक वर्ग में खासा आक्रोश है। गुरुवार को जोधपुर पहुंचे मदन दिलावर को कई शिक्षिकाओं ने चूड़ियां भेंट करने की कोशिश की थी, हालांकि जिसे पुलिस ने विफल करार दिया। शिक्षक वर्ग को कांग्रेस का भी भरपूर साथ मिल रहा है। कांग्रेस ने भी दिलावर के बयान की निंदा करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए और आपको बड़ी खबर बताते चले, जहां कोटा में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो चुकी है। चाहे वो MBS हो, चाहे JK लोन हो, चाहे न्यू मेडिकल कॉलेज हो, इन सभी के जो रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पे थे वो काम पर लौट गए हैं।
बिल्कुल सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर्स काम पर लौटे हैं और सुदूर अंचल से आने वाले मरीजों के ऑपरेशन जो है वो प्रभावित हो रहे थे। 600 से अधिक रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल से जो है व्यवस्थाएं ठप थी, लेकिन अब जो है जानकारी सामने आई है कि चाहे MBS की बात कर ले या JK लोन अस्पताल की बात कर ले या न्यू मेडिकल कॉलेज की बात कर ले, सभी जगह पर रेजिडेंट अब अपने काम पर वापस लौट आए हैं। उनकी जो ये हड़ताल थी वो फिलहाल खत्म हो गई है, जो लंबे समय से चल रही थी, जिससे बहुत सारी सेवाएं जो है वो प्रभावित हो रही थी। तो बता दें कि कई दौर की वार्ता हुई और इलेक्टिव पहले तो बायकॉट किया गया था रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा। कल से पूर्ण बहिष्कार करने की बात कही गई थी, लेकिन इसको स्थगित किया गया और अब चाहे MBS हो, चाहे JK लोन हो, चाहे न्यू मेडिकल कॉलेज रेजिडेंट्स के डॉक्टर्स हो, वो सब काम पर लौट गए हैं। हड़ताल खत्म हो गई है। तो प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और जिसके लिए जो है अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। अब इसको लेकर प्रत्याशी अपना नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। प्रदेश में 13 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार सुबह 11 बजे से शुरू हो गई। तस्वीरें दौसा की हैं। कलेक्ट्रेट में स्थित रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में नामांकन की व्यवस्था की गई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है और अधिसूचना के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दौसा सीट पर उपचुनाव है, इसी को लेकर रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में पूरी तैयारी कर ली गई है। आज से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। सुबह सुबह का समय यहाँ पर रिटर्निंग अधिकारी कक्ष में रिटर्निंग अधिकारी खुद मौजूद हैं और CCTV लगाए गए हैं। पूरी आचार संहिता के पालना के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 5 से अधिक लोगों को नामांकन के वक्त प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नामांकन को देखते हुए 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस का पहला जत्था कलेक्ट्रेट के बाहर तैनात किया गया, जबकि दूसरा कलेक्ट्रेट के गेट पर। रिटर्निंग अधिकारी कक्ष के बाहर भी पुलिस का पुख्ता बंदोबस्त है। जहाँ तक बूथ के बारे में और बूथों की सुरक्षा के बारे में है, तो हमारे 240 बूथ हैं, जिसमें तकरीबन 2,46,000 मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किया जाएगा। उनकी सुरक्षा के संबंध में भी पुख्ता इंतजाम जिला प्रशासन द्वारा किए गए हैं। झुंझुनू SDM और रिटर्निंग ऑफिसर हवाई सिंह यादव ने उपचुनाव को लेकर लोक सूचना जारी की, जिसके साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक नामांकन के दौरान प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्तियों को RO कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर सी-विजिल ऐप के माध्यम से शिकायत कर सकते हैं, जिसका 100 मिनट में निस्तारण किया जाएगा। नाम निर्देशन पत्रों के साथ साथ जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने वाले हैं, उनके लिए चुनाव आयोग की तरफ से सुविधा ऐप जारी की गई, जिसके तहत वो किसी भी प्रकार की परमिशन, चाहे वो चुनाव की रैली की परमिशन है या वाहनों की परमिशन है, वो ऑनलाइन ही ले सकेंगे और ऑनलाइन ही उनको जो है परमिशन जारी की जाएगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए उम्मीदवार के साथ में 4 और लोग आ सकते हैं। कुल मिलाकर के 5 लोग जो नाम निर्देशन पत्र के लिए जो इजलास है उसमें दाखिल हो सकते हैं। 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र का परीक्षण किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें 4 सीट कांग्रेस, 1 सीट हनुमान बेनीवाल की RLP, 1 सीट राजकुमार रोत की बाप के पास थी, जबकि 1 सीट पर BJP ने जीत हासिल की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे बताएं कि JDA यानी कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने आम जन में उनको सुविधा देने के लिए अपने कुछ कामों में बदलाव किया है। JDA आयुक्त आनंदी ने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स लागू किए हैं और वो स्टैंडर्ड्स क्या है, कैसे काम करेंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। आम जन को राहत देने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण हमेशा तत्पर है और इसी कड़ी में अब JDA ने अपनी सेवाओं में बड़ा बदलाव किया है। JDA आयुक्त आनंदी की पहल पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सिस्टम लागू किया है। अब JDA से जुड़ी सेवाएं, पट्टा जारी, नाम हस्तांतरण, एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र, उपविभाजन, पुनर्गठन और लीज होल्ड से
फ्री होल्ड पट्टा जैसे संबंधी कार्यों के लिए एसओपी बनाई है। अब फाइलों में बेवजह देरी, एप्लीकेंट को बार बार चक्कर कटवाना जेडीए के अधिकारियों को भारी पड़ेगा। जेडीए सेवाओं की शिकायतों से गिरती सरकार की साख को बचाने के उद्देश्य से एसओपी प्रक्रिया लागू की गई है। पूरे सिस्टम को सुधारने और उसकी खामियां दूर कर नई एसओपी जारी करने के लिए अधिकारियों की समिति बनाई गई है। खुद जेडीए आयुक्त आनंदी के निर्देशन में तैयार इस एसओपी को लागू कर दिया है। अब आपको बताते हैं ये प्रक्रिया कैसे काम करेगी और डिपार्टमेंट में फाइल कैसे घूमेगी। ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदक को ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, किस कर्मिक के पास कितने दिन रहेगी फाइल ये भी तय हो चुका है, कब किस कर्मी के पास जाएगी फाइल ये भी पता चलेगा। नए एसओपी में फ्लो चार्ट लागू किया गया है। नए एसओपी के अनुरूप ही फाइल का मूवमेंट होगा। अवहेलना करने पर कर्मिक के खिलाफ कार्रवाई होगी। फ्री होल्ड या लीज होल्ड पट्टा 24 दिन में जारी करना होगा। भूखंड का नाम हस्तांतरण 19 कार्य दिवस में करना होगा। उप विभाजन पुनर्गठन 30 दिन में निस्तारित किया जाएगा। भूखंड का एक मुश्त लीज प्रमाण पत्र 16 दिन में जारी करना होगा। लीज होल्ड से फ्री होल्ड पट्टा 22 दिन में जारी करना होगा। जेडीए आयुक्त आनंदी का उद्देश्य है कि आम पब्लिक को बिना किसी दलाल या कार्मिकों को रिश्वत दिए बगैर तय समय से काम हो सके। इसकी मॉनिटरिंग के लिए जेडीए प्रशासन ने डीओआईटी की मदद से ऑनलाइन सिस्टम भी तैयार किया है। जेडीए की शाख को बचाने के लिए आयुक्त आनंदी ने एसओपी तो लागू कर दी, लेकिन देखना ये होगा कि क्या कर्मचारी एसओपी के अनुरूप काम कर पाएंगे या पहले की तरह ढुलमुल रवैया अपनाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और बड़ी खबर बीकानेर से आपको देंगे। दीपावली से पहले मिलावट खोरों पर लगाम लगाने के लिए लगातार विभाग जो है वो काफी एक्टिव हो गया है और मिलावट के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। भारी मात्रा में संदिग्ध घी जो है वो सीज किया गया है। तो मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जगहों पर ये कार्रवाई की गई है। 7140 लीटर संदिग्ध घी को सीज किया गया है। ज्ञान ब्रांड के घी को सीज किया गया है। नटराज ब्रांड के घी को भी सीज किया गया है और घी के सैंपल भी लिए गए हैं। जांच के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। तो दीपावली के त्योहार को देखते हुए शुद्ध आहार मिलावट पर मार अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग के द्वारा 2 स्थानों पर यह कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें कि और बड़ी खबर एक और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विदेश दौरा है। राइजिंग राजस्थान को लेकर लंदन के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। आज कई सारे इवेंट्स में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज लंदन में कई इन्वेस्टमेंट मीट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, फिनटेक, स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा, प्राइवेट और इक्विटी फंड, इन सब जो कार्यक्रम है उन सब में लंदन में शिरकत होंगे।